हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। जिन बड़ी खबरों पर आज आपके लिए माइक ऑन कर रही हूं, एक एक करके आपको बताती हूं। सबसे पहले बात होगी बकरीद पर। बंगाल कैसे बदल गया है। इस बार बकरीद में अलग ही नजारा बंगाल में देखने को मिला है और ये कहना होगा कि बकरीद का त्योहार तो अच्छी तरह से मना, लेकिन प्रोपेगेंडा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। आज ये पूरी खबर आपको बताऊंगी कि कैसे कोलकाता की सड़क बदली हुई नजर आई। इसी के साथ आपको बताऊंगी बंगाल में क्या ममता वर्सेस टीएमसी हो गया है। जिस तरह से पार्टी के नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं और ममता बनर्जी के विरोध में खड़े हो जा रहे हैं, क्या ममता वर्सेस टीएमसी हो रहा है। ये मैं क्यों कह रही हूं, इसके कारण भी बताऊंगी। इसी के साथ आज आपको बताऊंगी किन सवालों में घिरी है गिरिबाला, क्योंकि आज सुबह से सीबीआई गिरिबाला सिंह से पूछताछ कर रही थी और आखिरकार गिरिबाला की गिरफ्तारी हो गई है। किन सवालों के जवाब में घिर गई, किन सवालों के जवाब नहीं दे पाई गिरिबाला सिंह, आज आपको बताऊंगी। इसी के साथ आपको बताऊंगी कर्नाटक को मिलने वाला है नया बॉस और ऐसे में एक कार्यकाल 2 सीएम कर्नाटक देखेगा। कर्नाटक में क्या बॉस और सुपर बॉस होगा, आखिर ये क्यों कह रही हूं, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आज आपको बताऊंगी कि कैसे बंगाल इस बार बकरीद पर बदल गया। ईद पर इस बार बंगाल बदल गया। सड़क पर नो नमाज, परेड ग्राउंड में गूंजी आवाज। बदले बंगाल में अब टीएमसी का भी लाल वाला हाल। बंगाल में आज बकरीद के दिन कैसे बदलाव दिखा, वो इन 2 तस्वीरों से साफ हो जाता है। 2025 में बकरीद की पहले नमाज किस तरह से सड़क पर पढ़ी जाती थी और आज की तस्वीर देखिए कैसे वही सड़क आज पूरी तरह खाली थी और सड़क पर सिर्फ गाड़ियां ही चलती नजर आ रही थी, आम लोग नहीं। तो ये बदलाव है बंगाल का जो मैं आपको दिखा रही हूं। आपको दिखाती हूं तस्वीर। आज बंगाल में जो ऐतिहासिक रेड रोड है बंगाल की, कोलकाता की, उस पर कैसे नमाज पढ़ी जाती थी, पहले उसकी तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीर देखिए ममता राज के दौरान कैसे उस पूरी सड़क पर आप देख रहे हैं, उस पूरी सड़क पर नमाज हो रही है। ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि ममता की सरकार बदली तो ये निजाम भी बदल गया और फिर त्योहार को कैसे सड़क पर नमाज नहीं पढ़ा जाएगी इसे लेकर अमल में लाया गया। ये 2025 की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, ईद के त्योहार की तस्वीरें। अब इसी के उलट जरा दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। दूसरी तस्वीर कौन सी है, आज की तस्वीर। उसी रेड रोड पर जहां आपने अभी नमाज पढ़ते हुए लोगों को देखा ईद के मौके पर, उस रेड रोड को आप देखिए खाली है पूरी तरह से और किस तरह गाड़ियां चल रही हैं। जो आवाजाही होनी चाहिए वही सड़क पर हो रही है, यानी वही रेड रोड आज पूरी तरह खाली, क्योंकि एक निर्देश दे दिया गया था कि बंगाल में ईद के दौरान सड़क पर नमाज नहीं होगी। तो ये तस्वीर आपने देख ली, ये तस्वीर आपने देख ली। शुभेंदु सरकार के फैसले का असर यह हुआ कि ये तस्वीर आज रेड रोड पर कोई नमाजी आपको नजर नहीं आया है। तो बंगाल में इस बार 107 सालों का इतिहास बदला है। साल 1919 से रेड रोड पर ईद की नमाज होती थी कोलकाता में। रेड रोड से पहले शहीद मीनार मैदान में नमाज हुआ करती थी। 1919 में शहीद मीनार मैदान में एक बार पानी भर गया था और पानी भरने की वजह से जो रेड रोड है उस पर नमाज पढ़ना लोगों ने शुरू कर दिया। अब ममता बनर्जी रेड रोड से ही ईद की बधाई भी देती आई हैं। इतने सालों जब तक वो मुख्यमंत्री रही, वो यहाँ पर आती थी, ईद की बधाई देती थी। साल में 2 बार रेड रोड नमाज के लिए बंद कर दी जाती थी। अब कोलकाता की ये रेड रोड कोई आम सड़क नहीं, शहर के बीच दौड़ती हुई ये मुख्य सड़क मार्ग है और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसको हवाई पट्टी में बदला। रॉयल एयरफोर्स के विमान इसी रेड रोड पर उतरते थे। रेड रोड पर नमाज नहीं हुई। 107 साल का इतिहास बदल गया है और शुभेंदु सरकार ने आते ही सड़कों पर नमाज को बंद कर दिया। सरकार ने फैसला किया कि सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी
और इस फैसले के बाद आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नमाज हुई। तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज नमाजी पहुंचे और वहीं से नमाज पी गई, वो तस्वीर आपको दिखाती हूं। देखिए कैसे ब्रिगेड ग्राउंड में आज ये नमाज पढ़ी गई। तो लोगों को यहीं पर इंतजाम करके दिया गया, यहीं पर नमाजी पहुंचे, यहीं पर आज ईद के त्योहार को मनाया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही ब्रिगेड परेड ग्राउंड है जहां शुभेंदु अधिकारी ने अपनी शपथ ग्रहण की थी। और शपथ ग्रहण जिस ग्राउंड से की, आज वहीं पर बकरीद का त्योहार मनाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए नमाजी पहुंचे। तो वो तस्वीर आप देख रहे हैं और देखिए हाथ में तिरंगा भी लहरा रहे हैं नमाज के दौरान। लेकिन जो नमाजी वहां पहुंचे थे, उन्होंने इस बदली हुई व्यवस्था के बारे में क्या कहा, जरा उसको सुनिए, क्योंकि जब आप वो सुनेंगे तो आप इस बदली हुई तस्वीर को बेहतर समझेंगे। ममता बनर्जी सिर्फ नौटंकीबाज, ड्रामाबाज, कोई काम नहीं। 15 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज़ किया। रोड में ऑफ कोर्स ये ज़रूरी है कि वो ट्रैफिक का मसला खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से नमाज भी थोड़ी जल्दी पढ़नी पड़ती है। यहाँ पे हम लोग को आसानी ये हुआ कि इस ट्रैफिक स्नेरल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। शुक्रगुजार हैं आपका भी, ये नई सरकार का, किसने अच्छा इंतज़ाम किया। इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। ममता बनर्जी सिर्फ ड्रामा, नौटंकी करती थी, लेके रेड रोड के ऊपर में चमचा लोग को लेके। इससे बेहतर जगह नहीं है, ये सबसे अच्छा जगह है। बहुत अच्छा लगा। पहले तो बात रोड छोड़ के जो ग्राउंड में फाइनल किया, अच्छा इससे बहुत अच्छा बात है, किसी को तकलीफ नहीं हुआ। यहाँ पर बहुत अच्छे से नमाज हुआ। रोड ब्लॉक करके नमाज नहीं हो रहा है। कोई भी धर्मीय चीज़ रोड ब्लॉक करके नहीं होना चाहिए। ये हर धर्म के लिए होना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। जे मुसलमान रास्ते में नमाज नहीं पढ़ेगा। हिंदू सरकार जो आए हैं, इनका ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। और आगे भी उम्मीद है कि भाई हम लोगों का भी ख्याल रख के, हम लोग भी आपके वोटर हैं। देखिए नमाज की व्यवस्था थी तो लोग वहां पहुंचे, लेकिन लोगों ने यह भी कहा कि भाई हम भी वोटर हैं, तो हमारी व्यवस्थाओं का और हमारे लिए बंदोबस्त का भी ध्यान रखें। लेकिन इस बदली हुई व्यवस्था पर सियासी बाढ़ भी चले, जरा वो भी सुनिए। जीवन बाधित नहीं होना चाहिए, विकास बाधित नहीं होना चाहिए, ऐसा काम होना है, उत्सव भी होना चाहिए। हमारी सरकार ने तय किया है कि कोई भी अपील कर सकता है पुलिस के पास उत्सव मनाने के लिए जगह का। पुलिस तय करेगा कहाँ किस समय होगा। तो इस बार ब्रिगेड ग्राउंड को दिया गया है, सब प्रोग्राम वहाँ होता है, अच्छी बात है। उत्सव मनाइए, बड़ा जगह है, लेकिन रोड पर कोई इस प्रकार कार्यक्रम नहीं चलेगा। मुसलमान धर्म का छवि भी हम लोग चेंज करवाए। क्यों रास्ते में नमाज पढ़ेंगे? इतना बढ़िया मैदान है, मिट्टी के साथ जुड़ो। अब भगवान का नाम ले रहे हो तो मिट्टी के साथ जोड़ो। हम लोग क्या बोलते हैं, ये धरती हम लोग को माँ है। हम लोग क्या बोलते हैं, भारत माता की जय है। तो भारत माता मतलब हम लोग का जमीन। तो इतना बढ़िया मैदान है कलकत्ता में, बढ़िया मैदान में वो लोग आराम से कितना बढ़िया नमाज पढ़े हैं। तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं देखिए कितनी आराम से नमाज पढ़ी गई है, कोई दिक्कत थोड़ी ही थी और ये व्यवस्था की गई थी। लेकिन जिस दौरान बकरीद पे नमाज पढ़ी जा रही थी परेड ग्राउंड में, उस दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी गौ सेवा कर रहे थे। अब ये तस्वीर आई, शुभेंदु अधिकारी ने आज बकरीद के त्योहार के दिन गौ पूजा की। अब इसका महत्व भी जरा समझिए, तस्वीर देखिए। शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने कहा कि गौ का यानी गाय की हत्या नहीं होगी, गाय की बलि भी नहीं दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने सख्त नियम बकरीद से पहले लागू किए और आज देखिए वो गौ सेवा करते हुए नजर आए। गोमयी संस्थिता सदा नासिकायां च श्रीदेवी ज्येष्ठा वसति भामिनी चत्वार सागराः पूर्णा गवाम ह्येवा। अब इसी के साथ एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। शुभेंदु अधिकारी ने वहीं हवन भी किया। तो आज जो उन्होंने बकरीद के दिन गौ सेवा, गौ पूजा, हवन के लिए चुना, इसे लेकर भी कुछ सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उन्हें भी आगे आपको बताऊंगी और समझाऊंगी। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ने आज पूजा अर्चना की, हवन किया बकरीद के दिन।
कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवी अभिष्टाय आपो भवन्तु वीरये ब्राह्मणं जनयन्तः स्वाहा इदं न मम ॐ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। तो आज के दिन जब शुभेंदु अधिकारी बकरीद के दिन पहुंचे गौ सेवा करने, पूजा अर्चना करने, शुभेंदु अधिकारी ने आज जब गौ पूजा की इस्कॉन मंदिर पहुंचकर साष्टांग प्रणाम करते हुए दिखे। गौशाला में गायों को फल और मिठाई खिलाई। शुभेंदु ने गाय पूजा भी की, आरती भी उतारी। शुभेंदु के इस अंदाज के कई मायने निकाले जा रहे हैं, उन पर बात करती हूँ। पूर्व सीएम ममता बनर्जी और शुभेंदु की तुलना होने लगी। अब लोगों ने इस पर चर्चा शुरू कर दी। पहले बंगाल के मुख्यमंत्री ईद में कैसे शामिल हुआ करती थी, ईद के मौके पर वो बकायदा रेड रोड पहुंचकर वहां पर ईद की बधाई देती थी। इसी साल मार्च में ममता बनर्जी ईद के कार्यक्रम में दिखी थी। सीएम शुभेंदु अधिकारी बकरीद के दिन गौ पूजन करने पहुंच गए। अब बकरीद के दिन गौ पूजन कर शुभेंदु ने एक संदेश दिया है। धर्म की रक्षा के लिए भी सरकार उतनी ही गंभीर है। वो इस बात को लेकर एक स्पष्ट संदेश दे रहा है कि जब गाय की बलि की बात वो कहते हैं कि गाय की बलि नहीं होगी, तो आज बकरीद के दिन क्या उन्होंने खास तौर से चुना इस गाय पूजन के लिए, उस संदेश को फिर से लोगों के बीच पहुंचाने के लिए। धार्मिक प्राथमिकताएं कैसे इस सरकार की बदल गई हैं, इसे लेकर चर्चाएं होने लगी और उसी की बात मैं आपको बता रही हूं। अब आपको बताती हूं कि एक तरफ तो बंगाल बदला हुआ नजर आ रहा है बकरीद के दिन, लेकिन उस तरफ टीएमसी में क्या हो रहा है, टीएमसी क्या लाल वाला हाल हो रहा है, लाल यानी वाम दल वाला हाल हो रहा है। इसको लेकर भी पश्चिम बंगाल में चर्चाएं जोरों पर हैं। आपको बताती हूं मैं क्यों कह रही हूं। क्या टीएमसी के लिए बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि बड़े नेताओं का वहां इस्तीफा हो रहा है। पार्टी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि टीएमसी टूट रही है, टीएमसी में बिखराव है, क्योंकि इतने सारे इस्तीफे धड़ाधड़ हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के भी आरोप नेताओं पर लग रहे हैं, नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि ममता बनर्जी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। किस लिए प्रत्याशी? उपचुनाव के लिए प्रत्याशी ममता बनर्जी के पास है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि टीएमसी खत्म हो रही है? क्या टीएमसी के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल है, ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है कि वो टीएमसी को खड़ा करके बनाकर रखें? ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक भागम भाग लगी हुई है, एक भागम भाग लगी हुई है टीएमसी के अंदर। सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी में टूट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगातार टीएमसी को छोड़ रहे बड़े बड़े पुराने नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने आज इस्तीफा दे दिया। पूर्व सांसद शांतनु सेन टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे। पार्टी के विचारों से मैं सहमत नहीं हूं, ये कहते हुए शांतनु सेन ने इस्तीफा दिया है। अब सोचिए, टीएमसी सांसद काकोली घोष ने भी इस्तीफा दिया। महिला सांसदों से अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब टीएमसी की जो महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, वो अगर ये कह रही हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा आरोप है ममता बनर्जी पर। 6 पार्टी विधायकों के साथ शुभेंदु की बैठक में वो गई थी और हाल ही में टीएमसी में टूट को लेकर बड़े दावे भी हुए। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने भी बड़ा दावा किया था। वो ये कहते रहे कि पार्टी में बहुत से विधायक और सांसद बीजेपी में आना चाहते हैं, वो सिर्फ इस इंतजार में है कि कब बीजेपी हाईकमान से ग्रीन सिग्नल मिले और ये लोग पाला बदलकर बीजेपी में आ जाए। अब जरा सोचिए, शुभेंदु शेखर जो टीएमसी के सांसद हैं, अब अपनी पार्टी को ही घेरने में लग गए हैं। आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी में तो लोकतंत्र ही नहीं बचा। इंदिरा जी जब हार गए इमरजेंसी के बाद 1977 में, क्योंकि मैं बहुत दिन कांग्रेस किया 40 साल, तो इंदिरा जी को बार बार याद आता है अभी भी। उन्होंने राष्ट्रपति जी से मिलकर त्यागपत्र दे दिया और 2 लाइन प्रेस स्टेटमेंट दिया कि जनता का ये जो राय मैं नतमस्तक से मानता हूं और जो लोग सत्ता में आए हैं
उनके लिए मेरा शुभकामना। इसको लोकतंत्र कहते हैं। जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनके जुबान में यही निकलेगा। लूटमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई मानने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मानने वाला सुनने वाला नहीं है। आप सब गिननी लोग को अपेक्षा है ये पार्टी कब तक रहेगा। आपने सुना शुभेंदु शेखर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये पार्टी कब तक रहेगी। इसीलिए आज मैं ये सवाल उठा रही हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं बचा है। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई है। सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप लगा है। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ भवानीपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। भवानीपुर निवासी अर्नब कांति दास ने शिकायत में आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाई अभिषेक बैनर्जी ने। उन्होंने गुजराती समुदाय का अपमान किया। शिकायत में दावा किया गया कि अभिषेक बैनर्जी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में गुजराती समुदाय को गिरोह कहा है। तो अब आप सोचिए कि पुराने सारे बयानों पर, सारी गतिविधियों पर फाइलें खुलना शुरू हो गई हैं, शिकायतें दर्ज होना शुरू हो गई हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल किसी पार्टी के लिए तब होती है जब खास और पुराने नेता ही पार्टी के विरोध में खड़े हो जाए और ये कहने लगे कि इस पार्टी में लोकतंत्र नहीं बचा है, इस पार्टी में कुछ बचा नहीं है। ऐसे में टीएमसी के लिए और ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। टीएमसी नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में भी घिर रहे हैं। अब ये तस्वीर बड़े गौर से देखिए। उत्तर 24 परगना जिले में गिरफ्तार टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। होटल से गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें साथ लेकर तृणमूल कार्यालय के पास स्थित खेत में पहुंची और उस खेत में जमीन खोदकर नोटों से भरे कई ट्रॉली बैग्स निकाले गए। अब ये देखिए, ये बैग्स में नोट भरे हुए थे और ये खेतों में दबे हुए थे। लाखों रुपए मिलने की पुष्टि हुई है। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि रकम तो कई करोड़ है। बरामद सभी बैगों में 500 रुपए के नोटों की गड्डियां थी। ये देखिए, ये जो नोट, ये जो बोरियां लेकर जा रहे हैं पुलिस वाले, ये खेतों में दबाई गई थी और बोरियों में नोट भरे हुए थे। अब आप सोचिए कि हो क्या रहा है। एक तरफ नेताओं पर गाज गिर रही है, नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, नेताओं का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, वहीं एक और घोटाला सामने आया। ममता की ओर से शुरू हुई लक्ष्मी भंडार योजना में यह घोटाला पाया गया। योजना में 30 लाख फर्जी लाभार्थियों का खुलासा हुआ है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मामले की सख्त जांच के आदेश दे दिए। अब आपको बताऊं कि लक्ष्मी भंडार योजना, जिसके तहत महिलाओं को पैसे दिए जाते थे, अब घर की लक्ष्मी को ये पैसे दिए जा रहे थे, इसकी सख्त जांच के आदेश क्यों दिए गए? लोगों के खातों में पैसे तो पहुंच रहे थे, लेकिन इन लोगों का नाम एसआईआर की लिस्ट में कटा हुआ पाया गया। अब कई लाभार्थी ऐसे थे जो भारत के नागरिक ही नहीं थे। जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हमने लक्ष्मी भंडार के लाभार्थियों की लिस्ट को वेरीफाई करने और महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना के तहत पैसे देने का एक प्लान बनाया है। जब शिकायतें मिली कि अयोग्य महिलाओं के नाम लिस्ट में शामिल है, तो हमने जांच शुरू की। अब शुरुआती तौर पर यह आंकड़ा करीब 30 लाख पहुंच गया। आप सोचिए, जिन लोगों के नाम एसआईआर में कटे, उनके नाम ही नहीं है, लेकिन उन्हें योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें पैसे मिल रहे हैं। तो ये धांधली जब सामने आई है तो शुभेंदु अधिकारी ने इस पर रोक लगाई है। अब भरे हुए फॉर्म वापस आने के बाद असली आंकड़े सामने आएंगे, ये कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, और पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। यानी जो वादा उन्होंने किया वो वादा पूरा किया जाएगा, पैसे जाएंगे, लेकिन उन्हीं को जाएंगे जो यहाँ के नागरिक हैं और जिनके नाम कटे नहीं है, जिन पर कोई सवाल नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रही हूँ, ये चुनावी वादे से भी जुड़ी है। अब एक और बड़ी मुसीबत जो पश्चिम बंगाल में नजर आती है, जब मैंने आपको बताया कि कैसे टीएमसी के नेताओं में भागम भाग है, एक नेता नहीं मिल रहा है ममता बनर्जी को चुनाव लड़ने के लिए। टीएमसी के लिए नंदीग्राम फलता बनता जा रहा है। फलता के बाद नंदीग्राम सीट पर मुसीबतें बढ़ गई। नंदीग्राम में टीएमसी को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। टीएमसी नेताओं ने पहले ही कदम पीछे खींच लिए। आपको बताऊं कि नंदीग्राम में जीत कर आए थे शुभेंदु अधिकारी। अब क्योंकि उन्होंने एक सीट खाली की, वो भवानीपुर सीट से विधायक हैं और नंदीग्राम उन्होंने खाली कर दिए, तो नंदीग्राम में उपचुनाव होना है। लेकिन नंदीग्राम में उपचुनाव तो तब होगा जब वहां पर टीएमसी का उम्मीदवार होगा।
अब टीएमसी के पास कोई नेता नहीं है कि वो नंदीग्राम से उतार सके। टीएमसी के दो नेताओं से पार्टी से मना कर दिया, वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। शुभेंदु की सीट छोड़ने के बाद यहां पर उपचुनाव है। बीजेपी टीएमसी दोनों पार्टी ही तैयारियों में जुटी हुई थी। टीएमसी के लिए प्रत्याशी तलाशना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। अब आपको बताऊं कि कैसे बंगाल में टीएमसी का वही हाल हो रहा है जो कभी सत्ता गंवाने के बाद वाम दलों का हुआ था, जैसा हाल कभी लाल का हुआ था। टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया, टीएमसी खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, पूरा खत्म। क्या बंगाल में टीएमसी का वही हाल होगा जैसा लेफ्ट का हुआ था? क्या कई दशकों के बाद बंगाल फिर से सियासी इतिहास दोहराएगा? क्या बंगाल की सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी अपनी ताकत गंवा देगी? पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर ऐतिहासिक बदलाव आया। बीजेपी की सरकार बनी, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री चुने गए, लेकिन जो बदलाव हुआ उसका अंदाज ठीक वैसा ही है जैसे 2011 में सत्ता से बेदखल हुए वाम दलों के साथ हुआ था। ममता बनर्जी की सरकार साल 2011 में वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद 15 साल तक सत्ता में रही। ममता ने सत्ता में आते ही वाम दलों को नेस्त नाबूद करने का काम किया, लेकिन अब वाम दलों वाला संकट ममता के सामने है। टीएमसी नेता धड़ाधड़ पार्टी छोड़ रहे हैं और जो अभी साथ में हैं उनको लेकर भी कई तरह की अटकलें हैं। टीएमसी की हालत तो ऐसी हो गई है कि उम्मीदवार टिकट मिलने के बाद भी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, जैसे फलता में हुआ और अब नंदीग्राम में हो रहा है। फलता तो अभिषेक बनर्जी का गढ़ था, लेकिन फिर भी अभिषेक के करीबी और टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान राहत पैकेज की बात कर साइड हो गए थे। আমি ফলতার ভূমিপুত্র, আমি চাইবো ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপল আছে সেই রিপলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিব। 2011 में सत्ता गंवाने के बाद वाम दलों ने ऐसे हालात का सामना किया। ममता बनर्जी की जीत के बाद वाम मोर्चा तेजी से बिखर गया था। क्लबों, पंचायतों, नगर पालिकाओं पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया। हजारों नेता, पार्षद, कार्यकर्ता वाम दल का साथ छोड़ टीएमसी में शामिल हो गए थे। लेफ्ट के पांव उखड़ गए क्योंकि सत्ता के बिना उनका संगठन टिक नहीं सका। वाम दलों की तरह ही टीएमसी भी सालों से सत्ता और स्थानीय प्रभाव पर टिकी थी। विचारधारा की बजाय पावर, क्लब कल्चर, पंचायतों पर नियंत्रण और सरकारी योजनाओं का फायदा ही टीएमसी की ताकत थी। अब जब सत्ता चली गई तो बंगाल में वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। अब बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद टीएमसी में टूट के संकेत साफ दिख रहे हैं। पार्टी की बैठकों और कार्यक्रमों से कुछ विधायकों की दूरी इशारा कर रही है। ममता बनर्जी की हार ने पार्टी के मनोबल को तोड़ा है। सत्ता जाने के बाद कार्यकर्ताओं में पैदा हुआ डर पार्टी को कमजोर कर रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसा 2011 में वाम दलों के साथ था। टॉप लीडरशिप बची रही, जनाधार खोखला हो गया, जिसका फायदा टीएमसी ने उठाया। 2021 से 2026 के बीच बीजेपी ने वाम के बिखरे वोटरों और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और अपनी सरकार बनाई, लेकिन अब टीएमसी का हाल लाल वाला होता दिख रहा है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर पर। कर्नाटक को नया बॉस मिलने वाला है। डीके शिव कुमार कर्नाटक की सत्ता संभालने वाले हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या कर्नाटक में एक बॉस और एक सुपर बॉस होगा? ये मैं क्यों कह रही हूँ ये आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। आज सुबह सुबह सिद्धरमैया ने एक ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई और इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। वो कर्नाटक में मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे। तो आप बगल में देखिए डीके शिव कुमार बैठे हैं और इस तरफ सिद्धरमैया बैठे हैं। अब थाली में सब कुछ परोसा हुआ है, लेकिन दोनों नेता दोनों अलग अलग तरफ देख रहे हैं। अब एक कार्यकाल और दो मुख्यमंत्री जब होते हैं तो शायद इसी तरह की तस्वीर होती है। ये ब्रेकफास्ट मीटिंग में सिद्धरमैया ने ऐलान किया कि वो स्टेप डाउन करेंगे, यानी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। अब नाश्ते के बाद जब डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया साथ बैठे तो डीके शिव कुमार ने उनके पैर भी छुए। ये तस्वीर भी सामने आई, यानी कि अब अगला कार्यकाल मैं संभालूंगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए
और अब इस आशीर्वाद के साथ मैं कर्नाटक की सत्ता संभालने वाला हूं। तो ये तस्वीरें एक बाकायदा एक नैरेटिव के तहत भी जारी की जाती है, बताने के लिए कि देखिए अब सब कुछ ठीक है पार्टी में, सिद्धरामैया मान गए हैं और डीके शिव कुमार अब पार्टी की कमान संभालने वाले हैं कर्नाटक में। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो गद्दी खाली करने वाले सिद्धरामैया से हाथ मिला रहे हैं। ये तस्वीर भी देख लीजिए। अब ये जैसे ये संदेश दे रहे हो कि कोई मनमुटाव नहीं है, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। और ये इसलिए देना जरूरी है क्योंकि बार बार ये अटकलें लग रही थी कि कर्नाटक में अगर सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता हस्तांतरण होगा, तो कहीं कोई मनमुटाव या फिर दो वॉर फ्रंट्स ना खुल जाए। तो इसीलिए जैसा मैंने कहा कि बाकायदा एक स्ट्रैटेजी के तहत इस तरह की तस्वीरें जारी भी की जाती हैं। अब कौन है कर्नाटक के होने वाले नए बॉस? डीके शिव कुमार कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रहे। सियासी रसूख वाले वोकलिंगा समुदाय से आते हैं डीके शिव कुमार। कर्नाटक में वोकलिंगा समुदाय के 12% वोटर हैं। संगठन और सत्ता पर बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं डीके शिव कुमार। राहुल गांधी के भी और प्रियंका गांधी के भी करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनमें इनकी गिनती होती है। कहा गया कि कर्नाटक में जो बड़ी जीत हुई उसमें इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी रणनीति का एक बड़ा रोल था। कर्नाटक में कांग्रेस के संकट मोचक भी माने जाते हैं। अब 2019 में कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की थी तो डीके ने की थी क्राइसिस मैनेजमेंट की कोशिश। सरकार गई पर डीके ने हाईकमान का भरोसा जीत लिया। अब कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार पर उस तरह का भरोसा करते हैं कि अगर उन्होंने इंतजार किया तो उस इंतजार के बाद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी चाहिए। कर्नाटक से 8 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 2023 में ही मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार थे। करप्शन के आरोपों के चलते वो सीएम नहीं बन पाए, लेकिन अब वो इसी इंतजार में थे कि मेरा टाइम आएगा और वो टाइम आ गया है। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। डीके शिव कुमार जो अब सत्ता संभाले, ये तस्वीर देखिए 2 दिन पुरानी। 26 मई को सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार ने दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात की। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी भी थे। इस मुलाकात की खूब चर्चा हुई थी, लेकिन कांग्रेस का कहना था कि इसमें सीएम रोटेट करने पर कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन ये बात तभी साफ हो गई थी कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने वाला है। और ये मैं आपको बात बताऊं कि हमारे सहयोगी ने एनडीटीवी पर किस तरह ये जानकारी उस समय ही दी थी कि ये बैठक सत्ता यानी पावर शिफ्ट के लिए हो रही है। सिद्धरामैया से डीके शिव कुमार पर ये सत्ता अब शिफ्ट होगी, ये पावर शिफ्ट होगी और इसी के लिए दिल्ली में बैठक थी। अब आपको बताऊं कि डीके शिव कुमार देश के सबसे अमीर नेताओं में उनकी गिनती होती है। चुनावी हलफनामे में संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है। 1413 करोड़ रुपए की संपत्ति, 503 करोड़ का कर्ज भी बताया गया है। ये चुनावी हलफनामे की डिटेल्स। दिल्ली से बेंगलुरु तक 84 करोड़ से ज्यादा के फ्लैट हैं। शॉपिंग मॉल और कई महंगी कमर्शियल प्रॉपर्टीज इनके नाम। 30 करोड़ रुपए की एग्रीकल्चरल लैंड के मालिक हैं। बैंक खातों में 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है। अलग अलग बैंक्स में करीब 9 करोड़ रुपए की एफडीज हैं। अलग अलग कंपनियों में 4 करोड़ 20 लाख रुपए के इनके शेयर्स हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूं? पत्नी बच्चों के पास 3 करोड़ 28 लाख रुपए से ज्यादा के जेवर हैं। इसलिए बता रही हूं क्योंकि इनकी संपत्ति के चलते ये कांग्रेस के मनी बैग भी कहे जाते रहे हैं पॉलिटिकल सर्कल्स में। यानी कि कांग्रेस को जब भी पैसे की जरूरत पड़ी तो यहीं से आए। 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए थे और गिरफ्तारी के बाद भी सियासी ताकत इनकी बनी रही। सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान किया। इसके बाद दोनों नेताओं डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया ने हाथ उठाकर एकता का संदेश दिया। ये भी देख लीजिए, ये बहुत जरूरी था। और इस दौरान जब वो एकता का संदेश दे रहे थे, बाहर सिद्धरामैया के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी। हाथ उठाकर एकता का संदेश दे रहे हैं कर्नाटक में सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार। अच्छा, ये तस्वीर कांग्रेस आलाकमान को बहुत पसंद आएगी और क्योंकि इससे एक संदेश जा रहा है कि पार्टी एकजुट है। आपको ये बताऊं कि पार्टी एकजुट का ये संदेश तो दे दिया है, लेकिन क्या कर्नाटक में 2 पावर सेंटर्स होंगे? कुर्सी छोड़ने पर भी सिद्धरामैया का दबदबा बना रहेगा। सिद्धरामैया क्योंकि मुसलमानों, पिछड़ों और दलितों में बहुत लोकप्रिय हैं। इसी दम पर
पावर शेयरिंग से वो इनकार करते रहे थे, क्योंकि उनका ये स्पष्ट कहना था कि जो सत्ता आई कर्नाटक में उसका एक बड़ा कारण वो खुद है। तय समय से 6 महीने ज्यादा तक वो सीएम भी रहे। 136 में से 100 एमएलए सिद्धा कैंप के बताए जाते हैं। ये सारे अचानक शिव कुमार कैंप में शिफ्ट नहीं होने वाले हैं, यानी नीतिगत फैसलों में सिद्धारमैया का दखल बना रहेगा। कर्नाटक में 2028 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। टिकट बंटवारा सिद्धारमैया की सहमति बिना बहुत मुश्किल होगा। अब बड़े प्रशासनिक पद पर सिद्धारमैया के भरोसेमंद बने हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो बने रहेंगे, क्योंकि सिद्धारमैया ने जब कुर्सी छोड़ी है तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत स्पष्टता से ये बात कह दी है कि उनके पसंद के लोग सरकार में रहने चाहिए। यहां तक कि ये भी कहा है कि एक डिप्टी सीएम उनकी पसंद का होना चाहिए। प्रशासन से सिद्धारमैया का असर तुरंत अभी खत्म भी नहीं होने वाला है। सिद्धारमैया राज्यसभा भेजे जाने से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मैं दिल्ली की राजनीति में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूं। आला कमान को बता चुके हैं कि वो कर्नाटक में ही रहेंगे। कर्नाटक में रहकर सरकार पर नजर रखना चाहते हैं। अब क्या कुर्सी छोड़कर भी सुपर सीएम बने रहना चाहते हैं? चर्चा यह है कि सिद्धारमैया बेटे के लिए डिप्टी पद जाते हैं, यानी जो डिप्टी सीएम पद की वो बात कर रहे हैं वो बेटे के लिए कर रहे हैं, और इसी वजह से वो राज्य में ही सक्रिय रहना चाहते हैं। यानी पार्टी अगर सिद्धारमैया के नाम से आगे बढ़े तो उनके बेटे के साथ आगे बढ़े, ऐसा कहा जा रहा है। अब आपको बताती हूँ, सिद्धारमैया कांग्रेस के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग से आते हैं कर्नाटक में, लेकिन कांग्रेस उन्हें पद से हटा रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका असर 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा। Certainly it will have impact on Congress party as well as in electoral politics of Karnataka, especially the backward classes will go against the Congress, and it is a betrayal of backward classes by Congress party, especially Rahul Gandhi. He has been campaigning for OBC and has removed a OBC chief minister himself, and his crocodile tears for backward class has been exposed, and already people are reacting, especially the backward classes are totally disappointed and they are reacting very sharply. तो बसवराज बोम्मई कह रहे हैं कि कांग्रेस को इसका बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि उन्होंने कैसे एक पिछड़े जाति के नेता को सीएम पद से हटा दिया और संदेश बुरा गया है, लोग नाराज हैं। अब आपको ये बताऊं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जहां जहां राज्य में 2 पावर सेंटर्स रहे हैं, यानी कि 2 कद के ऐसे नेता जो आमने सामने हो गए, वहां कांग्रेस ने सत्ता गंवाई। आपको बताती हूं क्यों कह रही हूं। पंजाब में 2021 में नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह हुआ था। हर्ष क्या हुआ? सत्ता से बाहर चले गए पंजाब में। वहीं हरियाणा में 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस रणदीप सुरजेवाला, वहां भी हर्ष यही हो, हरियाणा में चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हुए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया था। कांग्रेस चुनाव जीती थी, लेकिन इस खेमेबाजी की वजह से कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी बदल ली और वो चले गए बीजेपी में, और वहां नुकसान हो गया, सत्ता गंवा दी। राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, कितनी चर्चा हुई, कितनी बयानबाजी हुई, मनाने की कवायद हुई, लेकिन तब भी अब राजस्थान में सत्ता हाथ से चली गई। और छत्तीसगढ़ 2018 भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव, वहां पर भी कुछ इसी तरह का हाल हुआ। और असम 2016 जब हिमंत बिस्व शर्मा थे पार्टी के अंदर, तब तरुण गोगोई वर्सेस हिमंत बिस्व शर्मा, और जिसकी वजह से पार्टी भी छोड़ी, और उसके बाद अब असम में बीजेपी के सबसे बड़े धुरंधर बनकर नॉर्थ ईस्ट के लिए उभरे हैं हिमंत बिस्व शर्मा। तो आपने समझा कांग्रेस के लिए ये कितनी बड़ी एक चैलेंज हो सकती है। और अब बात करती हूं आज की एक और बड़ी खबर की। ट्विशा केस में पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर गाज गिरी है। गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आज की बड़ी खबर थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से गिरिबाला सिंह, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्व जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया और सीबीआई उनसे घंटों पूछताछ कर रही थी, और उसके बाद आखिरकार गिरिबाला को अरेस्ट कर लिया गया। ये तस्वीरें आई गिरिबाला सिंह की। उनके घर पर मीडिया का जमावड़ा बड़ा था, सिक्योरिटी बढ़ी हुई थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि इस मामले में गाज गिरिबाला सिंह पर गिर सकती है। गिरिबाला सिंह इस वक्त गाड़ी में मौजूद है।
तो ट्विशा डेथ केस में सास गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। सीबीआई की टीम ने भोपाल में गिरफ्तार किया। अब सीबीआई की टीम सुबह 10:30 बजे गिरिबाला के घर पहुंची थी। गिरिबाला के घर पहुंची टीम में सीबीआई के 3 अफसर थे। गिरिबाला के वकील इनोश जॉर्ज भी वहां पहुंच गए जैसे ही सीबीआई की टीम पहुंची। अब सीबीआई ने गिरिबाला से सवाल जवाब करना शुरू किया। घर का एक डिजिटल नक्शा बनाया। इसके बाद गिरिबाला सिंह से सारे सवाल किए गए। भोपाल वाले घर में गिरिबाला से 7 घंटे तक पूछताछ हुई है। गिरिबाला कई सवालों के जवाब दे ही नहीं पा रही थी। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि वो सवालों के जवाब नहीं दे पाई। लंबी पूछताछ इसी वजह से हो गई और इस लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार गिरिबाला को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। सीबीआई टीम गिरिबाला को कल अदालत में पेश करने वाली है। गिरिबाला सिंह पर सबूत छिपाने और मिटाने दोनों के ही आरोप लग रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसके बाद से ये कहा जा रहा था कि अब कभी भी गिरफ्तार हो सकती हैं। हाईकोर्ट ने ट्विशा के शरीर पर 7 जो चोट के निशान हैं उनका भी जिक्र किया था और ये कहा था कि ये चोट के निशान मौत से पहले के हैं। जमानत मिलने पर भी जांच में सहयोग नहीं किया, ये भी कोर्ट ने कहा। जांच में गिरिबाला पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन था और हाईकोर्ट ने फैसले में व्हाट्सएप चैट्स का भी जिक्र किया था जब जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। तो ये तस्वीर, जब आपको ये बताऊं कि जब ये सवाल जवाब हो रहा था उस वक्त गिरिबाला सिंह क्या कर रही थी। गिरिबाला सिंह सुबह सुबह अपने कुत्तों को खाना खिलाती हुई नजर आ रही थी। यानी सीबीआई पूछताछ से पहले वो ये तस्वीर सामने आई थी कि गिरिबाला सिंह अपने कुत्तों को खाना खिला रही हैं। अब उन्हें पता भी था क्योंकि वो एक पल के लिए कैमरे की तरफ भी देखती हैं और उनके इसी तरह का जो एक उनका पूरा परिवेश रहा है उसके चलते बहुत से सवाल उठते रहे हैं। क्योंकि जब बहू की मौत होती है तो वो पौधों की चिंता करती हैं और अब जब उनके ऊपर गिरफ्तारी की गाज लगी गिरने वाली थी और ये चर्चाएं थी और एक पूर्व जज होने के हैसियत से उन्हें इसके बारे में जानकारी भी थी, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर अपने कुत्तों को खाना खिला रहे थे। और माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे कल एक बार फिर मुलाकात होगी रात 8।